Good morning, good afternoon, and good evening, students. Welcome to Bharat Humanities classes. Dear students, today we discuss most important question of political science for NTSC, NDA, and other competitive examination of SSC. आज जितने भी क्वेश्चन आंसर आज मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा वो अपने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो अपना NTSC है, NDA है, SSC है, इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो लेट अस स्टार्ट आर 30 to 40 क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 100 तक हमने डिस्कस कर लिया था, जो हमने पेन टेबल के ऊपर हमने वीडियोस बनाई थी. अब क्वेश्चन नंबर 101 को ध्यान से सुनना है. पावर एंड पोजीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया आर वेरी मच लाइक दोज ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट एंड. देखिए, जब बात करते हैं जुडिशरी सिस्टम की, किसकी बात करते हैं? जुडिशरी. तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो हमने कौन से कंट्री से लिया है? जरा ध्यान देने वाली बात है, ये लिया है हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और इंडिया के अंदर है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, जिसके अंदर आपका सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया होता है. एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखना है, एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया. इसके नीचे आपके कौन से होते हैं? ये आपके हाई कोर्ट्स होते हैं. 25 हाई कोर्ट्स हैं. उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25. ठीक है. इसके बाद आपके आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इस तरह का स्ट्रक्चर है हमारे देश की न्यायपालिका का. ठीक है. और जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो हमने कहाँ से लिया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है. क्वेश्चन मैं बुक में से पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट मैं आपको बोर्ड पे समझा रहा हूँ. और एक क्वेश्चन से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले. सिंपल है. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमारी जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, ये प्रावधान हमने कहाँ से लिए है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से. उसके बाद मैंने आपको थोड़ा स्ट्रक्चर बताया कि इंडिया के अंदर इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट टॉप पोजीशन पे होता है. उसके बाद हाई कोर्ट्स होते हैं, और हाई कोर्ट्स के नंबर भी आपको याद रखने हैं 25. और उसके बाद आपके क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं. तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 101. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102. 102 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन. तो देखो, अगर बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की. बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, उस समय हमारे देश के अंदर 395 जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर कितने थे? आर्टिकल्स थे 395. 8 शेड्यूल्स थे, और आपके 22 कितने थे? चैप्टर्स. ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है. ठीक है. अगर अब हम बात करते हैं तो 448 आपके आर्टिकल्स हो चुके हैं, 8 से बढ़कर 12 शेड्यूल हो चुकी है, और चैप्टर कितने हो चुके हैं? 25. क्वेश्चन नंबर 102 में ये पूछा गया है कि भैया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स, भारत के संविधान में क्या है? व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड? Why the Constitution of India is called a borrowed constitution? Because so many provisions we borrowed from the different parts of the Constitution of the world. हमने अलग अलग देशों से, हमने अभी डिस्कस किया कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमने कहाँ से लिया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया. ऐसे ही हमने आपके फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए? यूएसए से लिए. तो ये सारी चीज़ें, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहाँ से लिया? वो हमने लिया था आपके यूके से, ब्रिटेन से. मैंने सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वीडियो बना रखी है, आप जाकर वहां पर क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द सैलाइंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब मैं आपको 4 ऑप्शन बता रहा हूं, इनमें से ऐसा कौन सा फीचर है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है? तो फर्स्ट फीचर है लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड. बिल्कुल सही है, लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट है. अगर सबसे छोटा संविधान पूछ लिया जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, ध्यान रखना है. मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन पूछ लिया जाए तो भी आपका किसका है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सेकंड में पूछा बताया हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. बिल्कुल सही बात है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डीपीएसपी है. ठीक है, 36 से 51 आर्टिकल और हमारा चैप्टर नंबर 4 के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है. सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी है, लेकिन जो 4th ऑप्शन दे रखा है प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर कौन सा सिस्टम है, ये ध्यान रखना है, पार्लियामेंट्री
फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक बात और बता देता हूं कि इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो रियल हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, इसलिए पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। एक एक पॉइंट को अच्छे से क्या करना है, डिस्कस करके लर्न करना है, सिंपल सी बात है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है तो क्या होता है, कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूएसए के अंदर है, जहां पर उसको उसके टेन्योर से पहले हटाना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। यूएस प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है, 4 इयर्स का होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का नॉर्मल टेन्योर कितना होता है, 5 इयर्स होता है। ये सारे पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Into how many parts is the Constitution of India divided? देखिए बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अभी मैंने आपको 22 चैप्टर बताए थे, लेकिन एट प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कितने चैप्टर हो चुके हैं, बढ़कर 25 चैप्टर हो चुके हैं। ये क्वेश्चन था आपका 104। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी एम एट। देखिए डीपीएसपी का एम क्या है, ध्यान से सुनिए। फ्री कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क फॉर वीमेन एंड मैन, एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। बिल्कुल तीनों ऑप्शंस आपके क्या है, राइट है, तीनों ही डीपीएसपी के क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज इनकरेक्ट। 4 ऑप्शंस दिए गए, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ध्यान से सुनिए। They aim at creating tolerable condition of work, बिल्कुल सही है। They emphasize the need of establishment of welfare state, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही डीपीएसपी का क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर है, ऑब्जेक्टिव है। They can be enforced through law, no, डीपीएसपी को आप किसी भी न्यायालय में जाकर इनको लागू नहीं करा सकते हैं। दीज आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ध्यान से दिमाग में रख लीजिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को आप न्यायालय में जाकर क्या नहीं कर सकते, उनको एनफोर्स नहीं करा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the provision of suspension of fundamental rights during emergency has been borrowed from which of the following constitution? Dear students, सबसे पहले ये जानिए कि इमरजेंसी पावर कितनी होती है और किसके हाथ में होती है, और ये हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ली हुई है, ये हमने वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से ली हुई है। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, जो जर्मनी का है। किसका है, जर्मनी का, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि आर्टिकल जो 352 है, आर्टिकल 352, ये किससे रिलेटेड है, ये नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, ये ध्यान रखना। और 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, 62, 71 और 75। ये जो 2 इमरजेंसी लगी थी, ये तो किस कारण से लगी थी, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस के कारण से, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। 62 में चीन ने भारत पर हमला किया, 71 में पाकिस्तान ने हमारे साथ युद्ध किया ऑन द क्वेश्चन ऑफ बांग्लादेश। लेकिन फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या लगाया था, 1975 के अंदर आपातकाल लगाया था, और उस समय हमारे देश के सभी नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट्स थे उनको क्या कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। तो ये पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि ये प्रोविजन सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिया है, तो ये बेटा जर्मनी का वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर से हमने क्या लिया है, प्रोविजन लिया है। आप जरूर आप जाइए प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और उसके अंदर सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जाकर आप पूरी डिटेल के साथ क्या कर सकते हैं, डिफरेंट सोर्सेज को लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। देखिए आपातकाल आपको लागू करना है, कौन कौन सी कंडीशंस है। फर्स्ट है थ्रेट ऑफ एक्सटर्नल इन्वेजन, यस, बाहरी आक्रमण अगर खतरा होता है तो हम नेशनल इमरजेंसी को क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। किसके हाथ में होता है, प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से ये नहीं कर सकता है, वो रिटर्न फॉर्म के अंदर, क्योंकि 1975 का जब इमरजेंसी लगा था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट कर दिया था कि अगर अब इमरजेंसी लगेगी, मान लेते हैं, पहली बात तो इंटरनल डिस्टर्बेंस जो वर्ड था उसके साथ एक चीज और ऐड कर दी कि आर्म्ड रेबेलियन, आर्म्ड रेबेलियन, अगर
शस्त्रों के साथ विद्रोह होता है सरकार के खिलाफ, तभी आप क्या कर सकते हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण इमरजेंसी लगा सकते हैं। ये पहली बात आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो इसके अंदर साफ कह दिया था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस प्लस आर्मेड अगर आपका क्या होता है, रेबिलियन होता है, तभी आप क्या कर सकते हैं, आप इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो पहला तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एक्सटर्नल 62 में भी लगी थी, 71 में भी लगी थी, ठीक है। दूसरा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। अब कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन से रिलेटेड जो आपका आर्टिकल है प्यारे बच्चों, वो है आर्टिकल 356, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहा जाता है, जिसके तहत किसी भी स्टेट के अंदर क्या लगता है, प्रेसिडेंशियल रूल लगता है। क्लियर है। और इसके बाद आपका थर्ड जो आपका कंडीशन दे रखा है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और क्राइसिस। अगर देश के अंदर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाए या क्राइसिस आ जाए, तो आर्टिकल 360 के तहत आप फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। लेकिन बाय गॉड ग्रेस आज तक इंडिया के अंदर इस तरह की कोई इमरजेंसी नहीं लगी है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया, 3 कंडीशन है जिसके आधार पर 352, 356 और 360 का यूज किया जा सकता है। एक्सटर्नल इन्वेजन, सेकेंड इंटरनल डिस्टर्बेंस विद आर्म्ड रेबेलियन, और थर्ड आपका क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ गवर्नमेंट एडॉप्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैं आपको बता के गया हूं कि भारत देश के संविधान में कौन सी सरकार की प्रणाली को अपनाया गया है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जिसके अंदर हमारा जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो क्या होता है, रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, एंड प्रेसिडेंट इज वर्किंग लाइक एज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। ओके, इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ आवर नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। पहली बात ध्यान से सुन लीजिए, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी और रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, ये बनती कैसे, सबसे पहले तो देख लीजिए। आज हमारे पास 8 तो क्या है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, ये ध्यान रहे आपको। 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनती है, हमारा जो इलेक्शन कमीशन है ये इसने क्राइटेरिया बना रखा है, उस क्राइटेरिया को जिसने हासिल किया वही क्या बन गई, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। क्या है वो क्राइटेरिया, देखो, जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा, ध्यान से सुनना, इसके टोटल वोट का कितना परसेंट, 6%, प्लस कितनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी या सीट, 4 लोकसभा सीट अगर किसी राजनीतिक दल को मिल जाती है तो वो क्या बन जाता है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन जाता है। इफ अ पॉलिटिकल पार्टी सिक्योर 6% ऑफ द जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड 4 लोकसभा सीट्स, दैट बिकम्स द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। क्लियर। एक और है, एक क्राइटेरिया और है कि 4 स्टेट के अंदर, 4 स्टेट्स के अंदर असेंबली इलेक्शन का 6% प्लस 4 लोकसभा सीट अगर उसको मिल जाती है किसी राजनीतिक दल को, तो वो क्या बन जाता है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कब बनती है, व्हेन अ पॉलिटिकल पार्टी सिक्योर 6% ऑफ द टोटल वोटिंग ऑफ जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड 4 लोकसभा सीट्स, और 4 स्टेट असेंबली इलेक्शन के टोटल वोट का 6% एंड 4 लोकसभा सीट अगर मिल जाती है तो वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। क्लियर। 8 है कुछ के एग्जांपल, बीजेपी, आईएनसी, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एआईटीसी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। स्टेट पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, किसी भी स्टेट के अंदर असेंबली के इलेक्शन के टोटल वोट का कितना परसेंट, 6%, और कितनी सीटें, 2 सीट अगर उस पॉलिटिकल पार्टी को मिल जाती है तो वो क्या बन जाती है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। तो इसके अंदर 4 ऑप्शन है, कम्युनिस्ट पार्टी इज द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज पार्टी इज ऑल्सो द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी इज द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया, बट यहाँ पर एक ऑप्शन है अकाली दल। अकाली दल आपका कहाँ है, पंजाब में। ये ध्यान रखना, काफी बार एनटीएससी के अंदर स्टेट पार्टीज के नाम पूछ लेते हैं कि भाई ये जो पॉलिटिकल पार्टी किस स्टेट से बिलोंग करती है, ठीक है। तो ये रखना है ध्यान, अकाली दल आपका कहां पर है, पंजाब, जो एक क्या है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है। क्लियर हो जाना चाहिए कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कब बनती है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी कब बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 26 ऑफ जैन 1950 इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड। देखिए 26 जनवरी 1950 को
जब भारत देश का संविधान लागू हुआ तो उस समय भारत को क्या डिक्लेयर किया गया? तो इंडिया ए सोवरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देखो सोवरियन कंट्री का मतलब क्या होता है? सोवरियन कंट्री का मतलब होता है व्हेन अ कंट्री इज फ्री टू टेक इट्स डिसीजन विदाउट एनी प्रेशर, उसको हम कहते हैं सोवरियन कंट्री। सेकंड आपका है डेमोक्रेटिक, इट मीन्स द पीपल्स गवर्नमेंट, वो आप सभी को पता है वी हैव राइट टू वोट। लेकिन ये ध्यान रखना है कि 26 जनवरी 1950 के अंदर जब हमें राइट टू वोट मिला था उस समय वोटिंग एज थी 21 ईयर्स। कितनी थी? 21 ईयर्स, जिसको 1989 में घटाकर कितने साल कर दिया? 18 साल कर दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, 1989, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और रिपब्लिक, रिपब्लिक का जो कंसेप्ट है वो हमने कहां से लिया है? फ्रांस से लिया है। रिपब्लिक का मतलब होता है द हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट ऑन हेरिडिटरी पोस्ट, ही और शी इज एन इलेक्टेड पर्सन, वो चुना हुआ नेता होता है देश का, उसको हम क्या कहते हैं? रिपब्लिक कहते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड अ सोवरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया हैज टू वर्क अकॉर्डिंग टू। देखिए हमारे देश के अंदर कोई भी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपका लेजिस्लेचर हो, चाहे वो आपका एग्जीक्यूटिव हो, चाहे आपका जुडिशरी, इनके अंदर जो डिवीजन है पावर का या इनको किसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है? तो अल्टीमेट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, अ सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज, जिसके अकॉर्डिंग लेजिस्लेचर को भी काम करना पड़ता है, एग्जीक्यूटिव को भी काम करना पड़ता है और जुडिशरी को भी क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट कंटेन द सब्जेक्ट फॉर लेजिस्लेटिव पर्पसेस। देखिए कानून बनाने से संबंधित जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन सी लिस्ट में है? तो मेरे प्यारे बच्चों 3 लिस्ट है और तीनों लिस्ट के अंदर है। कौन कौन सी लिस्ट है? यूनियन लिस्ट हो गई जिसके अंदर एट प्रेजेंट 100 सब्जेक्ट्स है, ये ध्यान रखना। पुरानी बुक के अंदर 97 होंगे। स्टेट लिस्ट है 61 सब्जेक्ट है, पुरानी बुक में 66 होंगे। कॉन्करेंट लिस्ट है जिसके अंदर आज 52 है, पुरानी बुक में कितने होंगे? 47। ये प्रीवियस है, ये प्रेजेंट है, ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। यूनियन लिस्ट पर दिए गए सभी विषयों पर कौन कानून बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर दोनों ही क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। जैसे क्वेश्चन एनटीएससी में पूछा जाता है एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ, तो एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, और एजुकेशन के ऊपर आपकी दोनों ही सरकारें कानून बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी। लेकिन अगर उन दोनों के बीच में मान लेते कोई डिस्प्यूट हो जाए, उनके लॉज के बीच में अगर कोई मान लीजिए डिस्प्यूट हो जाए, तो फाइनल लॉ किसका माना जाएगा? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है वो माना जाएगा। तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर तीनों ही लिस्ट के अंदर लेजिस्लेटिव पर्पसेस हैं, चाहे वो आपका यूनियन लिस्ट हो, स्टेट लिस्ट हो या आपका क्या हो? कॉन्करेंट लिस्ट। इसके अलावा एक और पावर है रेजिड्यूरी पावर्स। रेजिड्यूरी पावर्स लाइज इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। Those subjects who were not present at the time of the forming of Indian Constitution, जब हम अपने देश का संविधान बना रहे थे उस समय जो भी सब्जेक्ट्स हमारे देश के अंदर नहीं थे उनको हमने रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स का नाम दे दिया रेजिड्यूरी पावर्स। और रेजिड्यूरी पावर्स लाइज इन द हैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, लाइक टेररिज्म, लाइक कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेजिड्यूरी पावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट के अंदर डिफेंस है, कम्युनिकेशन है, पोस्ट ऑफिस है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर एक ऑप्शन दे रखा है, वो ऑप्शन है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स इज द पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, बट अब उसको भी कन्वर्ट किसके अंदर कर दिया है? जीएसटी। अब जीएसटी 50% आपका सेंट्रल सीजीएसटी होता है और 50% आपका क्या होता है? एसजीएसटी, जो स्टेट को जाता है। ठीक है, तो जीएसटी जो है आप 50-50 किसके बीच में डिवाइड कर दिया है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड कर दिया है। तो इसका आंसर आ जाएगा सेल्स टैक्स इज नॉट द पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेंडमेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इफेक्टेड। अब ध्यान से सुनना, हमारे देश के अंदर कोई भी अगर हम बदलाव करते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो हमने कहाँ से लिया है? वो लिया है हमने साउथ अफ्रीका से। कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल में? 368। कहाँ से हमने लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है अमेंडमेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इफेक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में हम उतने ही बदलाव कर सकते हैं जितना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या करता है? अलाउ करता है। और ये बात का ध्यान रखना,
इस चीज को आप क्लियर कर लीजिए। अगर कोई भी कानून ऐसा बन जाता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में होता है, इट मीन्स कि वो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, तो हमारे जुडिशरी के पास ये पावर है कि उसको क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है। इसलिए इसको प्रोटेक्टर ऑफ आईसी कहा जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डज नॉट हेल्प इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन बिकमिंग यूनिटरी इन कैरेक्टर। देखिए, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनाइटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक सिंपल सा डिफरेंस है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर होता है बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन यूनाइटरी सिस्टम के अंदर एक जो आपकी गवर्नमेंट होती है जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, वही एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन का क्या करती है, टेक केयर करती है। तो इसके अंदर आ जाएगा डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर। क्योंकि इंडिया के अंदर, मैं फिर बता देता हूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में फेडरल शब्द का यूज नहीं किया है। फेडरलिज्म इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 के अंदर इंडिया को क्या कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत को राज्यों का क्या कहा गया है, संघ कहा गया है। राज्यों का संघ इसलिए कहा गया है क्योंकि भारत देश विविधताओं का देश है और उनको रेस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पर एक फ्रेज यूज किया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ना कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। तो डिवीजन ऑफ पावर है, यही कारण है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट हेल्प टू बिकम द यूनाइटरी इन कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज। देखिए, ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो हमारी हिंदी है। हिंदी हमारे देश के लगभग 41.09% लोग हिंदी स्पीकिंग पीपल है, हिंदी स्पीकिंग पीपल। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और इसकी जो स्क्रिप्ट है वो कौन सी है, देवनागरी है। क्या है, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट बट द न्यूमेरिकल्स इन देयर इंटरनेशनल फॉर्म। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया है वो कौन सी, हिंदी है। एक क्वेश्चन और बता देता हूं कि कौन सा आर्टिकल है हिंदी को जो ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करता है, 343। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्या रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिट और ऑर्डर बट कैन बी पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ अ सिटीजन। तो इसके अंदर 4 ऑप्शन है। रिट मैंने 5 समझा रखी है। देखिए, हैबियस कॉर्पस है, हैबियस कॉर्पस इंडिविजुअल फ्रीडम से रिलेटेड रिट है। ये मैंने जीके सीरीज के शायद किसी पार्ट के अंदर मैंने आपको 5 रिट्स के बारे में बताया होगा। अगर नहीं बताया है तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम रिट से रिलेटेड ही करेंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा हैबियस कॉर्पस, क्योंकि इसके बाद रेफरेंडम है, इनिशिएटिव है और प्लेबिसाइट है। ये तीनों जो हैं ये आपके किसी भी रिट से रिलेटेड नहीं है, केवल हैबियस कॉर्पस है जो आपकी किससे रिलेटेड है, रिट से रिलेटेड है। अब हैबियस कॉर्पस होता क्या है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। मान लेते किसी व्यक्ति को इलीगली डिटेन कर लिया या अरेस्ट कर लिया, ठीक है, हिरासत में ले लिया, उसे गिरफ्तार कर लिया, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर व्यक्ति क्या कर सकता है, पिटीशन फाइल कर सकता है और फिर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दे इश्यूड द हैबियस कॉर्पस टू रिप्रेजेंट द बॉडी ऑफ दैट पर्सन हु फाइल्ड द पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट और इन द हाई कोर्ट। भाई उस व्यक्ति को मेरे समक्ष प्रस्तुत कीजिए जिसने क्या किया है, ये फाइल पिटीशन की है। इसलिए इसको इंडिविजुअल फ्रीडम से रिलेटेड क्या माना जाते है, रिट मानी जाती है। एंड इट दिस रिट प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स और ऑर्डर इज पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट टू ascertain द वैलिडिटी ऑफ एन अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन टू सर्टेन पोस्ट। कोई भी व्यक्ति किसी पद पर कार्य कर रहा है, उसकी वैलिडिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क है, तो कौन सा रिट जारी होता है, रिट ऑफ क्यू वारंटो। ये ध्यान रखना है, रिट ऑफ क्यू वारंटो, जिसको क्या कहा जाता है, अधिकार प्रेक्षा लेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू हुम अमंग द फॉलोइंग डज मैन एज अ सिटीजन ऑन हिज लॉयलिटी। देखिए, ए मैन इज द सिटीजन ऑफ अ स्टेट, तो यहां पर आंसर आ जाएगा द स्टेट। So students, today we discuss 20 question answer in detail on the blackboard. You have to learn all these question answer by watching this video, and very soon we will start a separate series of NTSC coaching separate on Bharat Humanities classes. So like this video and subscribe Bharat Humanities classes. Jai Hind, Jai Bharat.